आज हम लोग देखेंगे कि इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल के फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी मतलब समझ में आ गया ना, सॉइल हो गया मिट्टी, अब फर्टिलिटी मीन्स उसका उत्पादकता, मीन्स देखते होंगे कि कहीं कहीं बहुत अच्छा उत्पादन होता है किसी किसी मिट्टी में, और किसी किसी सॉइल में क्या होता है, कम प्रोडक्शन होता है। तो यह प्रोडक्शन डिपेंड करता है उस सॉइल के फर्टिलिटी पर। यह फर्टिलिटी का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान दीजिए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं इंडिया में, देखते होंगे कि एक ही क्रॉप्स का, एक खेत में एक ही क्रॉप्स का बार बार उत्पादन होता है। जिस खेत में अगर धान का उत्पादन हो रहा है, झारखंड में भी आप लोग देखते होंगे कि अगर धान का जिस खेत में उत्पादन होता रहा, एवरी ईयर उसमें धान का ही उत्पादन होता है। ये गलत तरीका है खेती करने का। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि उस खेत का जितना न्यूट्रिएंट्स है वह बार बार एक ही प्रोडक्ट ले रहा है, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका उत्पादकता, फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ठीक, इसके लिए हमारे किसान क्या क्या करते हैं, तो पहला है फैलो फील्ड्स, मीन्स कि खेत को परती छोड़ देना। किसान क्या करते हैं कि खेत को साल या 2 साल के लिए छोड़ देते हैं, खेती नहीं करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फैलो फील्ड्स, मीन्स कि खेत को परती छोड़ देना। और फिर 2 साल के बाद क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह उस खेत के फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। देखिए, सॉइल रिगेन्स फर्टिलिटी बाय द नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स जो खेत में रहते हैं वो डिकम्पोज करके सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, और फिर जब खेती करते हैं तो उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक, दूसरा तरीका है हमारे सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही क्रॉप का खेती नहीं करना, बार बार क्रॉप को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे जब मेज मीन्स मक्का का खेती किए, उसके बाद क्या करना चाहिए, मस्टर्ड मीन्स तिलहन का खेती करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो खेत है उसका फर्टिलिटी बना रहेगा। या फिर इस देखिए, राइस का खेती किए, उसके बाद धान के बाद पल्सेज, दाल का खेती करना चाहिए, फिर जूट का करना चाहिए। ऐसा करने से सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। एक और तरीका है सॉइल रोटेशन का, ये क्रॉप रोटेशन का, कि राइस, व्हीट, पल्सेज, मस्टर्ड मीन्स पहले धान का खेती कीजिए चावल का, फिर व्हीट गेहूं का, तब पल्सेज दाल का, और उसके बाद मस्टर्ड मीन्स तिलहन का। ऐसा करने से क्या होगा कि सॉइल का फर्टिलिटी बना रहेगा। ठीक, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाई क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन से आप क्या समझते हैं, देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन इन द सेम फील्ड और सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। मीन्स एक ही खेत में अलग अलग तरह का क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि हमारे जो पल्सेज हैं, देखिए पल्सेज कौन कौन, तो इसमें बहुत सारा पल्सेज आते हैं, जो दाल हम लोग खाते हैं, वह क्या करता है कि हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को लोग बढ़ा देता है। पल्सेज कैसे, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको डिटेल समझते हैं। देखिए, पल्सेज आर ग्रोन इन अल्टरनेशन विद द न्यूट्रिएंट डिमांडिंग क्रॉप्स बिकॉज दे इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। मीन्स कि पल्सेज का जो प्रोडक्शन होना चाहिए यह रोटेशन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। द रूट ऑफ सच प्लांट्स आर कॉल्ड leguminous plants. अब what do you mean by leguminous plants? ठीक, the roots of the plants which helps in nitrogen fixation are called leguminous plants. Means वैसे plants के रूट को leguminous plants कहा जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहयोग करते हैं। From a cooperative association with certain soil bacteria known as nitrogen fixation bacteria. देखिए क्या करता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, यही नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के यह अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया NH3 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। यही अमोनिया को जो हमारा प्लांट्स है वह प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, और जो प्लांट शुगर बनाता है उस शुगर को ये बैक्टीरिया यूज करके अपना जीवन निर्वाह करता है। मीन्स वाट, कि जो बैक्टीरिया उसका भी काम चल जाता है प्लांट्स के द्वारा, और प्लांट्स को अमोनिया प्रोटीन मिल जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस। ठीक,
मतलब कि म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएट between two organisms is called symbiosis. What do you mean by symbiosis? A mutual beneficial association ना between two organisms is called symbiosis. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको और अच्छा से हम लोग देखिए समझते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वह कैसे मिट्टी में आता है, पहले ये समझना है। नाइट्रोजन इन द सॉइल, नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत अधिक अमाउंट में है, तो ये कैसे सॉइल में आता है पहले इसको समझेंगे। तो देखिए आने का 1, 2, 3 और 4 प्रोसेस है, 4 तरीका से यह सॉइल में आता है। ठीक, पहले इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, वेरियस माइक्रोऑर्गेनिज्म कन्वर्ट नाइट्रोजन। मीन्स एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन को है वह माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करता है, ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, छोटे छोटे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा होता है कि आप देखते हो कभी कभी लाइटनिंग होती है, जिसको हम लोग बिजली गिरना कहते हैं, वज्र गिरना ऊपर से। ये जो लाइटनिंग होती है या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है सन के द्वारा, लाइटनिंग और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के द्वारा भी एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन कहाँ आ जाता है, सॉइल में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और तरीका है आने का, वह देखते हैं कि जो जानवर जो घास चरती है, ठीक, ये क्या करती है कि घास के जो ऊपर वाला हरा पार्ट को लोग खा लेता है और जो रूट बच जाता है उस रूट को छोड़ देता है। ध्यान दीजिए, रूट कभी आप उखाड़ कर देखिएगा तो कभी कभी रूट्स में ऐसे ऐसे गांठ टाइप का दिखाई देता है, मोटा मोटा जहाँ तहाँ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए रूट नोडुल्स, इसको क्या बोलते हैं, गांठ को नोडुल्स। ये क्या होता है, यह जो ये अमोनिया प्रोटीन जो बैक्टीरिया है ल्यूमिनस प्लांट का, वह ऑब्जर्व करके रखता है। ठीक, वही ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज करके फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो इस तरीका से देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा एंड रिमेन्स। मीन्स कि जो ग्रीन पार्ट को खा गया, जो प्लांट्स बच गए, रूट बच गया प्लांट्स का, वह रूट से भी नाइट्रोजन सॉइल को मिल जाता है। क्लियर, तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सॉइल में कैसे आ गया आप समझ गए। अब फिर देखिए सॉइल का नाइट्रोजन भी एटमॉस्फेयर में जाता है, कैसे जाता है, तो देखिए यहाँ पहला प्रोसेस दिखाया गया है। ठीक, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन जो सॉइल में रहता है, यह नाइट्रोजन देखिए सॉइल का नाइट्रोजन सीधे डायरेक्ट, देखिए क्या लिखा है, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। नाइट्रोजनस कंपाउंड को बैक्टीरिया ब्रेक डाउन तोड़ देता है, और तोड़ने से क्या इसको मिलता है, इस बैक्टीरिया को एनर्जी मिलती है और नाइट्रोजन सीधे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आपको बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होती है वह नाइट्रोजन तो फिक्स करता ही है, लेकिन जो नाइट्रेट इन सॉइल्स रहता है वह भी ऑब्जर्व होकर के फिर वापस यहाँ चला जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि आखिर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या फ़ायदा है। ठीक, ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए सम बैक्टीरियाज और साइनोबैक्टीरियाज कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू अमोनिया और अमीनो एसिड। नाइट्रोजन को अमोनिया और एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इसी एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। यह प्रोटीन दोनों के लिए ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। प्लांट्स इसी एमिनो एसिड से चाहे नाइट्रोजन को कुछ नाइट्रेट में भी कन्वर्ट करता है, जिससे प्लांट अपना प्रोटीन बनाता है, और उसी प्लांट को जब एनिमल खाते हैं तो उनको प्रोटीन मिलता है। तो ये प्रोटीन प्राप्त करने का एक बहुत बेहतरीन ही स्रोत है। देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लॉक्ड इन देयर बॉडी, उसके बॉडी में नाइट्रोजनस कंपाउंड लॉक्ड हो जाते हैं मरने के बाद। ठीक, अब क्या करते हैं कि अब ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स छोटे छोटे कीटाणु जो होते हैं उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और अमोनिया इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरिया। और अमोनिया जो है लास्ट में बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, रिवर्स प्रोसेस समझ ही गए हैं कि कैसे फिर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चल जाता है। अब हम लोग देखेंगे बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स मीन्स व्हाट, कि लिविंग थिंग्स से जो फर्टिलाइजर्स बनता है उसको हम लोग कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। इसमें क्या होता है कि देखिए जो भी रहता है इसे माइक्रोऑर्गेनिज्म विच इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय
fixing atmospheric nitrogen and dissolving nutrients present in the soil are cultivated specially. These microorganisms are put into packets. Farmers buy them and mix them with the seeds they sowing. मतलब क्या समझे, ये जो बायो फर्टिलाइजर्स होता है ये पैकेट्स के रूप में मिलता है। ठीक, क्या करते हैं किसान लोग कि बीज को बोने के पहले इस बायो फर्टिलाइजर्स को सीड के साथ मिला देते हैं। उससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे जैसे ये जो पहले जो लगा हुआ था प्लांट्स, उसमें उसको डिकम्पोज करके फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसमें। अब एक और देखिए फर्टिलाइजर है ये मैन्योर जिसको कहते हैं। ठीक, ये क्या होता है, तो जो भी रेसिड्यू पदार्थ बचता है घर वगैरह में, ठीक, उसको क्या करते हैं हम लोग कि एक मिट्टी का गड्ढा बना देते हैं, उसमें जैसे क्रॉप्स का रेसिड्यू हो गया, चाहे एनिमल डग हो गया या और भी पदार्थ, ठीक, जो डिकम्पोज हो सके, उस मिट्टी के गड्ढा में रख करके ऊपर से ढक देते हैं। इसको हम लोग कंपोस्ट भी कहते हैं। ठीक, तो उससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वह एनिमल डग्स और क्रॉप रेसिड्यू को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मैन्योर। क्लियर। अब आगे देखेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, यह फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री वगैरह में बनाया जाता है। यह 3 तरह का होता है, नाइट्रोजनस जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, फॉस्फेट फर्टिलाइजर जिसमें फॉस्फेट पाया जाता है, और पोटासिक फर्टिलाइजर जिसमें पोटास पाया जाता है, पोटासियम। कुछ कुछ फर्टिलाइजर ऐसा होता है जिसमें तीनों मिला हुआ रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, लेकिन अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करने से हमारा खेत को नुकसान भी होता है। ठीक, देखिए, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हार्म द सॉइल, सॉइल को हार्म करता है। ठीक, देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन द वाटर बॉडीज कैन किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है कि ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डालने से जो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको मार देता है ये फर्टिलाइजर, जिससे क्या होता है कि सॉइल के फर्टिलिटी पर असर पड़ने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, ये फर्टिलाइजर्स में और मैन्योर में क्या फर्टिलाइजर्स का फ़ायदा है और क्या नुकसान है। ठीक, तो देखिए, फ़ायदा पहले देखते हैं कि प्रोवाइड्स स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नॉट प्रेजेंट इन द मैन्योर, में वैसा न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है केमिकल फर्टिलाइजर से जो मैन्योर में प्रेजेंट नहीं रहता है। ये इजी टू स्टोर ट्रांसपोर्ट, ये आसानी से हम लोग रख सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ये वाटर में सोल्यूबल होता है, इसलिए आसानी से प्लांट को मिल जाता है। इसका क्या नुकसान है कि ये सॉइल का स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है कि उसका इरोजन तेज़ी से होने लगता है। ठीक, इसका ओवर यूज करने से अल्कलाइन हो जाता है, एसिडिक नेचर हो जाता है सॉइल का, जो कि हार्मफुल होता है ये प्लांट्स के लिए। एक्यूमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन वाटर बॉडीज कॉजेज यूट्रोफिकेशन, इसको अभी अभी समझाए हैं। लेकिन मैन्योर में ऐसा कोई नुकसान नहीं है। ठीक, इसमें मिट्टी के ह्यूम्स को बढ़ा देता है। ठीक, इसको हम लोग अपने घर में बहुत खर्चीला नहीं होता, आराम से प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, जिसे मैन्योर बनाने के लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए उपाय बताए थे। इसमें सबसे बड़ा खराबी यही है कि इसको हमको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बड़ा दिक्कत होता है। ठीक, इसको आसानी से स्टोर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये वाटर में सोल्यूबल भी नहीं होता है। ठीक, अब अगले क्लास में हम लोग इरिगेशन को देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।